न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले 36 सालों में पहली बार भारत को किसी टेस्ट मैच में पराजित किया है और भारतीय टीम को इस टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस टेस्ट मैच की हार के गुनहगार कौन है। हम आपको यह बताने वाले हैं कि इस टेस्ट मैच के वो 3 सबसे बड़े गुनहगार कौन हैं और कैसे दूसरी पारी में की गई एक सबसे बड़ी गलती भारतीय टीम के लिए बना गई है शर्मनाक रिकॉर्ड। क्या है पूरी कहानी, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्लिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल भारतीय दौरे पर आने से पहले न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी। वहां पर जाने के बाद श्रीलंका की टीम ने अपने घर में 2-0 से व्हाइट वॉश किया न्यूजीलैंड का। जब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय दौरे पर आ रही थी तो तमाम भारतीय फैंस को यह उम्मीद थी कि यह मुकाबला जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, यानी इस सीरीज में न्यूजीलैंड को हम 3-0 से व्हाइट वॉश कर देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम मिल गया और यहां पर जब टॉस जीतकर हम पहले बैटिंग करने के लिए गए, सबको यह उम्मीद था कि पहला घंटा भले ही बॉलर्स को मदद मिलेगा, उसके बाद भारत जो है जमकर बैटिंग करेगा। लेकिन देखते देखते भारतीय टीम ने अपने घर में सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया 46 रनों के लोवेस्ट टोटल का। 46 रन पर भारतीय टीम जब सिमटी तभी सबको अंदाजा लग गया था कि अब इस मैच में भारतीय टीम के ऊपर में पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि 402 रन बनाने वाली न्यूजीलैंड की टीम जब 356 का लीड ले चुकी थी तब तो कंफर्म था कि भारत पारी की हार से तो हारेगा, लेकिन कितने बड़े अंतर से हारेगा, 100 रन से हारेगा पारी से या 150 और पारी की हार हारेगा। लेकिन जिस तरीके से सेकंड इनिंग में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की, जो कमबैक हुआ, जिस तरीके से सरफराज खान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत ने बैटिंग की, उससे टीम इंडिया ने ना सिर्फ इस पारी की हार को टाला बल्कि भारतीय टीम के लिए दूसरे टेस्ट मैच में जाने से पहले एक मनोवैज्ञानिक जीत भी मिली, जहां से आप ये कह सकते हैं कि सेकंड टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ भारत का विकेट लेने के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा पुणे में और वानखेड़े के मैदान पे। अब आपको बताता हूं, दरअसल दूसरी पारी के अंदर में जब बैटिंग हुई, भारत ने जब 107 रन का टारगेट दिया तो न्यूजीलैंड को वो भी 107 टारगेट चेस करने में पहले 32 रन पर उनके 2 विकेट निकल गए। चूंकि पिच इतनी बढ़िया थी, ठीक ठाक था, स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, तो ये दिक्कतें हुई हैं और भारत इस सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस सीरीज का जो इसमें पहला टेस्ट मैच है, इसकी हार का गुनाह कितना है, 3 कौन से बड़े गुनहगार हैं, वो 3 बड़े गुनहगार मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल सबसे पहली गलती तो ये हो गई कि हमने पिच को रेडी नहीं किया, जिसके बारे में कप्तान रोहित शर्मा ने आकर के ये कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन के बाद कि हमसे गलती हो गई, हमने पिच को रीड नहीं किया। यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली रोहित शर्मा ये कह रहे थे कि अगर वो पिच को सही से रीड किए होते तो फैसला जो था वो कुछ और हो सकता था। बैटिंग पहले ना करके वो पहले बॉलिंग करते, और अगर पहले बॉलिंग करते तो जो प्लेइंग 11 होती वो शायद बदल सकती थी, जिसका असर भारतीय टीम के ऊपर में दिखाई दे देता। तो पहली चीज की टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना, ये सबसे बड़ी जो है वो गलती रही, क्योंकि आपने जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया, आपको लगा कि चौथी पारी तक जब ये गेम जाएगा आप एक बड़ा रन बनाएंगे, फिर आपके स्पिनर्स प्ले में आएंगे। तो आपने क्या किया, 3 स्पिनर खिला लिए। आपने आकाशदीप को बाहर कर दिया और कुलदीप को ले आए। यहां कुलदीप को लाना तो सही बनता था आपकी सोच के हिसाब से, लेकिन जिस खिलाड़ी को आपने बाहर किया वो गलती हो गई। सिराज को बाहर करना चाहिए था, ना कि आकाशदीप को। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो सिचुएशन बना उसमें यह भी था कि इस कंडीशन को अगर आप रीड करते, पहले बॉलिंग करते, तो शायद आप 3 स्पिनर के साथ जाते ही नहीं। आप क्या करते कि आप सिराज के साथ साथ आकाशदीप को टीम में रखते और कुलदीप को टीम में लेकर के नहीं आते, तो आपके पास 2 स्पिनर और 3 जो है वो पेसर का ऑप्शन होता। क्योंकि हमने इस पूरे टेस्ट मैच में देखा है कि पेसर सबसे ज्यादा हावी होते नजर यहां पर आए हैं। इवन अगर आपको बता दूं कि इस बेंगलुरु के मैदान पर जो हाल में कुछ मैचेस डोमेस्टिक खेले गए हैं, जो पिछला आखिरी एक फर्स्ट क्लास मैच जो यहां पर खेला गया है, उसमें 40 में से 32 विकेट पेसर्स ने निकाले थे। यानी कि पेस अटैक को मदद देने वाली बेंगलुरु की विकेट न्यूजीलैंड के पेसर्स को मदद दे गई। उनके पास 3 अलग अलग पेसर भी मौजूद थे। तो पहली गलती तो यह हो गई। दूसरा गुनाह क्या रहा और गुनहगार कौन रहा? दूसरा जो गुनाह रहा है वो सबसे बड़ी बात कि दूसरे दिन कप्तान रोहित शर्मा खुद ने गुनाह किया। क्या किया? दूसरे दिन जब आपको पता है कि आपने अगले 40-45 रन पे उनके 3 विकेट निकाल दिए हैं, एक समय ऐसा भी था कि 200 की लीड अभी ले नहीं पाई थी और 7 विकेट गिर गए थे। 233 पर 7 स्कोर था उनकी टीम का और 187 का जो है वो लीड था न्यूजीलैंड का। टीम साउदी जब बैटिंग करने आए और जब दोनों छोर से सचिन रविंद्र और साउदी के बीच पार्टनरशिप पनपने लगी 20-25-30 की, जबकि उसके पहले 4 विकेट बहुत जल्दी गिरे थे,
उस दिन में। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा भूल गए कि उनके पास बुमराह जैसा गेंदबाज भी है जो आकर सऊदी को आउट कर सकता है। उन्होंने बिल्कुल पूरे उस घंटे के अंदर, सवा घंटे में, अंतिम सवा घंटे में, लंच तक बिल्कुल बुमराह का यूज नहीं किया, नई गेंद का इंतजार करते रहे और लंच के बाद बुमराह को लेकर के आए, जो सबसे बड़ी चूक साबित हुई और जम करके स्पिनर्स का फायदा उठाते नजर आए टीम सऊदी। उन्होंने भी 65 रन की पारी खेल दी, सचिन रविंद्र का शतक भी हो गया। दोनों ने मिलकर के भारत जो सोच रहा था कि शायद 200 के आसपास लीड पर रोक देगा न्यूजीलैंड को, वो लीड बढ़ करके 356 की हो गई, यानी 150 रन हमने ज्यादा दे दिया। अगर हम वो 150 रन ज्यादा ना देते तो शायद जो चेस करने के लिए न्यूजीलैंड को 107 मिला था, वो चेस करने के लिए उनको 257, 260 ऐसा कुछ मिलता और भारत का मनोबल भी बढ़ा हुआ नजर आता। तीसरी गलती जो रही, जो सबसे बड़े गुनहगार इस मैच के हैं, और वो दूसरी पारी का सबसे बड़ा गलत फैसला था, दूसरी पारी की सबसे बड़ी गलती थी, वो रही केएल राहुल की बल्लेबाजी। अब आप देखें, केएल राहुल के बारे में जितनी बातें होती हैं, हर बार हम कहते हैं भाई केएल राहुल टैलेंट है, बट आज तक के इतिहास में उनका टैलेंट कहां काम आएगा समझ नहीं आता है। जब वो रन बनाते हैं टीम हार जाती है, उनके रहने से टीम पर जो है वो नेगेटिव प्रभाव ज्यादा पड़ता नजर आता है। ऐसे में टेस्ट करियर में 53 टेस्ट मैचेस के आसपास खेलने के बाद भी अगर औसत 33 का है, मतलब टैलेंट जो है वो कहां है, किसको दिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में जब केएल राहुल आए बैटिंग करने के लिए, जिस समय 400 रनों को पार करके भारत का 3 विकेट था, उसके बाद जब आउट हुए सरफराज खान फिर ऋषभ पंत, तो वहां केएल राहुल की बल्ले से एक बड़ी पारी की हम सब उम्मीद कर रहे थे, जो कि सिर्फ 12 रन तक ही रह पाई। पहली पारी में 0, दूसरे में 12, और यहां केएल राहुल के बल्ले से अगर कुछ रन निकल जाते, केएल राहुल के हैसियत वाला बल्लेबाज जिनके फैंस लगातार केएल को सपोर्ट करते हैं, अगर वो 50-60 की पारी खेल देती है, जिस सरफराज खान को केएल राहुल की वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया, बाहर रखा गया था, बेंच पर बिठाया गया था, उस सरफराज ने 150 बनाया, अगर उसका आधा ही बना देते केएल राहुल, ऋषभ पंत ने भी 99 बनाए, अगर ये बन जाता तो भारत का जो लीड था वो 106 के बजाय 206 या 240, 250 तक भी जा सकता था, क्योंकि केएल एक प्रॉपर बल्लेबाज थे। वो अगर रन बनाते तो साथ में उनका जडेजा भी साथ देते, अश्विन भी साथ देते, इवन कुलदीप यादव भी साथ दे सकते थे, लेकिन केएल राहुल को कहां साथ लेना था किसी का, खुद भी आए और चले गए, पता भी नहीं चला। तो केएल राहुल की बल्लेबाजी ऐसी रही है जो कि एक फ्री विकेट नजर आ रहे हैं किसी भी टीम के लिए, चाहे कभी भी कोई भी सूरत हो। केएल राहुल एक ऐसे विकेट हैं जो कि लगता है उनका होना ना होना टीम के लिए सही नहीं है, यानी कि भारतीय टीम जो है वो 11 प्लेयर के साथ में नहीं 10 प्लेयर के साथ खेल रही थी, और अगर आप सिराज की बॉलिंग को भी हटा दें तो फिर 9 प्लेयर के साथ भारत खेल रही थी, और उसी का खामियाजा भारतीय टीम को उठाना पड़ा है और टीम इंडिया को इस पहले टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। अब पुणे के मैदान पर पिच कैसी होती है, उस पर कप्तान रोहित शर्मा ये फैसला करेंगे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 3 घंटे में हमारी टीम खराब नहीं हो गई है, हम फैसला करेंगे पुणे में हमारी कॉम्बिनेशन क्या होने वाली है। तो अब देखना यह होगा कि रोहित किस कॉम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं, और सबसे बड़ा सरदर्द तो अब यह है कि क्या केएल राहुल के इतने घटिया परफॉर्मेंस के बाद भी क्या केएल 11 में रहेंगे, और सरफराज खान जो कि इतना शानदार खेला है क्या वो बाहर बैठेगा, क्योंकि शुभमन गिल अगले टेस्ट मैच में वापसी करने जा रहे हैं अपने नंबर 3 के पोजीशन पर, और उसके बाद नंबर 6 पर लड़ाई केएल राहुल वर्सेस सरफराज खान है। और मेरी नजर में, क्रिकरोश की नजर में, सरफराज खान को टीम में जगह मिलनी चाहिए, केएल राहुल को बाहर बिठाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकरोश की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।